स्टूडेंट्स, अगर आप भी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन या तैयारी, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो या स्टेट लेवल की, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, चाहे आप सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर स्टेट लेवल की। आप इंडिया में किसी भी स्टेट से हों, आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल और इफ़ेक्टिव रहने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, बिकॉज़ हमारे चैनल पे इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियोस आते रहते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जामिनर सर में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग का भागी नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग का भाग नहीं था? एक दुर्ग का भाग नहीं था, दुर्ग यानी दरवाजा। ऑप्शन ए है अनाज के लिए गोदाम। ऑप्शन बी महत्वपूर्ण लोगों के लिए वृहद स्नानागार। ऑप्शन सी धार्मिक समारोहों के लिए अग्नि वेदी। ऑप्शन डी जनता के लिए आवासीय भवन। तो राइट आंसर है जनता के लिए आवासीय भवन। ये एक दुर्ग का भाग नहीं था। अगला प्रश्न है, पुरातत्ववादियों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था, जिससे क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन ए है नगर दुर्ग। ऑप्शन बी है ओलंपस। ऑप्शन सी है निचला नगर। ऑप्शन डी है कोलोसियम। तो राइट आंसर है, क्या कहा जाता है? नगर दुर्ग। उसे नगर दुर्ग कहा जाता था। चनोहोदड़ो एकमात्र हड़प्पा शहर था जिसका कोई नगर दुर्ग नहीं था। कौन सा एकमात्र हड़प्पा का शहर था? चनोहोदड़ो, जिसका कि कोई नगर दुर्ग नहीं था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था? तो ऑप्शन ए है चांदी। ऑप्शन बी है सोना। ऑप्शन सी है तांबा। ऑप्शन डी है लोहा। तो तांबे का प्रयोग वो औजार बनाने के लिए किया करते थे हड़प्पा के नगरवासी, या हड़प्पा के लोग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तांबा सिंधु घाटी यानी कि कांस्य युग की सभ्यता में उपकरण, बर्तन और अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली पहली वस्तु थी। उपयोग की जाने वाली अन्य वस्तुएं जैसे शीशा, सोना, कांस्य और चांदी थी। यानी कि वो तांबे के अलावा शीशा, सोना और कांस्य में भी कार्य करते थे, यानी कि इन धातुओं की भी वो परख जानते थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं? किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं? ऑप्शन ए है उत्तराखंड। ऑप्शन बी गुजरात। ऑप्शन सी राजस्थान। ऑप्शन डी हरियाणा। तो गुजरात में भी पाए गए हैं, राजस्थान में भी पाए गए हैं, हरियाणा में भी पाए गए हैं, उत्तराखंड में नहीं पाए गए हैं। तो उत्तराखंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि गुजरात में जो है कि उत्तराखंड में कोई भी हड़प्पा स्थल नहीं पाया गया है। हड़प्पा स्थल गुजरात में यहाँ पे आप देख सकते हैं लोथल और धौलावीरा, बाबर कोटा, बेट द्वारका और भगत राव और देवलपुर, गोला, थैरो, काज और यहाँ पे कंजेतर और खीरसरा, कोटड़ा और यहाँ पे भादड़ी, कुटसी और ये आदि स्थान पाए गए हैं। वहीं राजस्थान में आप देख सकते हैं कालीबंगा बहुत फेमस है, कालीबंगा राजस्थान में है। हरियाणा में आप देख सकते हैं और उसके अलावा ये स्थान हरियाणा में पाए गए, केवल उत्तराखंड में नहीं पाए गए इन चार ऑप्शनों में से। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा की अधिकांश मोहरें किससे बनी हैं? किससे बनी हैं हड़प्पा की अधिकांश मोहरें? ऑप्शन ए ईंटें से।
ऑप्शन बी ग्रेनाइट से, ऑप्शन सी सिलखड़ी से, ऑप्शन डी पीतल से। तो राइट आंसर है सिलखड़ी। सिलखड़ी, आप में से बहुत से स्टूडेंट सिलखड़ी को जानते होंगे। सिलखड़ी यहाँ पे नोट भी दिया गया है कि हड़प्पा की अधिकांश मोहरें सिलखड़ी एक प्रकार का पत्थर होता है सिलखड़ी से बनी थी। कुछ मोहरें दोस्तों यहाँ पे टेराकोटा, टेराकोटा भी जानते होंगे आप, सोना और सुलेमानी, चाट, हाथी दांत और चीनी मिट्टी से भी बने थे। तो कुछ मोहरें ऐसी पाई गई कि जो निम्न धातुओं से बनी थी और चीनी मिट्टी से बनी थी, और कुछ मोहरें सिलखड़ी से बनी थी। मुख्यतः सिलखड़ी से वो लोग मोहरें बनाया करते थे। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन ए है सरस्वती नदी, ऑप्शन बी है रावी नदी, ऑप्शन सी है घंगर नदी और ऑप्शन डी है सिंधु नदी। तो राइट आंसर है कि सिंधु नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता पाई गई है। सिंधु नदी अभी कहाँ स्थित है? तो अब देख सकते हैं मोहनजोदड़ो दक्षिणी पाकिस्तान के सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है, उत्तरी सिंध प्रांत में स्थित है, तो अभी वर्तमान पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? द ग्रेट बाथ के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है आयताकार, ऑप्शन बी है वर्गाकार, ऑप्शन सी है दीर्घ वृत्ताकार और ऑप्शन डी है वृत्ताकार। सॉरी, ये वर्गाकार था, बी। तो राइट आंसर है कि स्नानागार की आकृति आयताकार थी। कैसी थी? आयताकार। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान के किस प्रांत में मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है? पाकिस्तान के किस प्रांत में मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है? ऑप्शन ए बलूचिस्तान, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन सी खैबर पख्तूनख्वा, ऑप्शन डी पंजाब। तो राइट आंसर है सिंध में। कहाँ? सिंध में, सिंध प्रांत में। तो अगला प्रश्न है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे की पॉइंट दिया गया है कि मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में एक पुरातात्विक स्थल है। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। 2500 ईसा पूर्व के आसपास निर्मित यह प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बस्तियों में से एक थी। कौन सी? ये मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ निकले? एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ पाए गए या कहाँ निकले? तो ऑप्शन ए है सराय नहरसाय से, ऑप्शन बी है दमदमा से, ऑप्शन सी है महदहा से, ऑप्शन डी है लगनाज से। तो राइट आंसर है दमदमा से। क्या? दमदमा से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल शवाधान से प्राप्त हुआ है? यानी कि किस जगह से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है? तो प्रश्न ऑप्शन ए है बुर्ज होम से, ऑप्शन बी है चिरांद से, ऑप्शन सी है ब्रह्मगिरी से, ऑप्शन डी है मास्को से। तो राइट आंसर यहाँ पे है ब्रुज होम से। ब्रुज होम। तो आप देख सकते हैं कि जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर दक्षिण में स्थित ब्रुज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान प्राप्त हुआ है। तो अगला प्रश्न है कि पुरातात्विक स्थल सुरकोतड़ा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी गुजरात। तो राइट आंसर है कि गुजरात में स्थित है। तो आप देख सकते हैं, इसके लिए नोट भी दिया गया है कि सुरकोतड़ा एक पुरातात्विक स्थल है जो भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले के तालुका नामक जगह में स्थित है।
तो 1964 के दौरान सुरकोतड़ा की खोज 1964 में जगपति जोशी ने की थी। जगपति जोशी नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गतवास के प्रमाण है? ऑप्शन ए मेहरगढ़, ऑप्शन बी राजा घुंगड़ाई, ऑप्शन सी ब्रुजहोम, ऑप्शन डी पालावोई। तो राइट आंसर है ब्रुजहोम। क्या? ब्रुजहोम। अगला प्रश्न, तो आप यहाँ पे की पॉइंट भी देख सकते हैं। ब्रुजहोम एक पुरातात्विक स्थल है जिसमें गड्ढे मिलने के प्रमाण है। यह एक आदिम आवास है। तो ब्रुजहोम के बारे में अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप याद रखिएगा, ब्रुजहोम एक पुरातात्विक स्थल है। क्या है? पुरातात्विक स्थल जिसमें गड्ढे मिलने के प्रमाण हैं। गड्ढे मिलने के प्रमाण हैं। यह एक आदिम आवास है। ब्रुजहोम पुरातात्विक स्थल जम्मू और कश्मीर की घाटी में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर घाटी में। जम्मू और कश्मीर की कश्मीर घाटी में स्थित है क्या? ब्रुजहोम। अगला प्रश्न है कि पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो आपका राइट आंसर है कि महाराष्ट्र में स्थित है इनाम गांव। तो यह घोड़ा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। इसे भीमा घाटी का क्षेत्रीय केंद्र माना जाता है। भीमा घाटी का क्षेत्रीय केंद्र माना जाता है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल किस नदी पर स्थित है? तो इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए इंद्रायणी, ऑप्शन बी उल्हास, ऑप्शन सी ऑप्शन डी है कुकड़ी। तो राइट आंसर है कि घोड़ नदी पर स्थित है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित हड़प्पा के बाद का कृषि स्थल है जो घोड़ नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। इसे भीमा घाटी का क्षेत्रीय केंद्र माना जाता है। पुरातत्ववादियों को इनाम गांव में गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज और कई जानवरों की हड्डियां आदि मिले हैं। तो याद रखिएगा इनाम गांव के बारे में। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, पुरातात्विक विद्या का क्या अभिप्राय है? पुरातात्विक विद्या का क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन ए है सिक्कों का अध्ययन, ऑप्शन बी है शिलालेखों का अध्ययन, ऑप्शन सी है महाकाव्यों का अध्ययन और ऑप्शन डी है भूगोल का अध्ययन। तो पुरातात्विक विद्या का अर्थ है शिलालेखों का अध्ययन। शिलालेखों का अध्ययन याद रखिएगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स कि बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध निम्न में से किस प्राचीन संस्कृति से है? बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध निम्न में से किस प्राचीन संस्कृति से है? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी चीन। तो आपका राइट आंसर है मेसोपोटामिया। तो आप देख सकते हैं कि बेबीलोन का झूलता उपवन प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक था। क्या? 7 आश्चर्यों में से एक था। अगला प्रश्न है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ियों पर, ऑप्शन बी शिवालिक पहाड़ियों पर, ऑप्शन सी नल्लामाल पहाड़ियों पर और ऑप्शन डी नर्मदा घाटी में। तो राइट आंसर है नर्मदा घाटी में मानव का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स कि राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है बुदिहाल, ऑप्शन बी है संगनकल्लू, ऑप्शन सी है ब्रह्मगिरी,
और ऑप्शन डी है कोली हवा, कोल्डी हवा। तो आपका राइट आंसर है कि संगनकल्लू से संबंधित है, संगनकल्लू। तो कर्नाटक के मैसूर के पास वेलारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरास्थल से राख का टीला मिला है। याद रखिएगा, संगनकल्लू से राख का टीला प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स की नवांदा टोली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स की इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी लघु पाषाण काल और ऑप्शन डी नवपाषाण काल। तो पुरापाषाण काल कहा जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे स्टूडेंट्स कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को एक बार दोबारा से देखिएगा, बिकॉज़ ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप स्टूडेंट्स हो। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। बाकी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।